हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लास्ट सेल और एग्रीमेंट टू सेल पर छोड़ा था। यस सर। नहीं, उनका वेस्ट नहीं होने देंगे, डोंट वरी, आ जाएंगे तब तक जो भी एक तो रह गए। मैंने तो सुमित सर से रिक्वेस्ट की थी कि फर्स्ट क्लास मुझे दे दो और मैं 7 बजे रखूंगा। हाँ, तो मॉर्निंग 7 तो बड़ा परफेक्ट टाइम होता है पढ़ने के लिए। वो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा हमारा मन का वहम होता है। जब एक बार सुमित सर की वो थ्योरी याद रखेंगे ना कि 1 महीने का नुकसान 1 लाख का नुकसान है, तो सबको याद आ जाएगा, अपने आप इंस्पिरेशन हो जाएगी, उठ के बैठ जाओ, है ना। 1 महीने में 1 लाख रुपए का नुकसान, रोज का 3,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो इनिशियल स्टेज का नुकसान है, उसको अगर कम्युलेट करें तो कितना नुकसान हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल पर छोड़ा था। और आ रहा है कोई पीछे? हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इमीडिएट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी है ना। उसमें हमने यही पढ़ा था, इसमें हो सकता है कोई एक पार्टी या हो सकता है दोनों पार्टी फ्यूचर में अपने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करें, फुलफिल करें, जबकि सेल के अंदर आपने जानते हैं कि दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन इमीडिएटली फुलफिल कर चुके होते हैं, उसे कहते हैं सेल। और जहां एग्रीमेंट टू सेल आ गया तो इसका मतलब दैट डिफाइंस फॉर फ्यूचर ऑन। तो सबसे पहली बात इसमें यही था, सबसे पहला डिफरेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें इमीडिएट ट्रांसफर था, उसमें फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर है, फ्यूचर डेट पर, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर उसी से लिखा गया कि ये एग्जीक्यूटेड है, क्योंकि हो चुकी परफॉर्मेंस फुलफिल दोनों तरफ पार्टीज की तरफ से, वो एग्जीक्यूटरी है। कोई एक पार्टी या कोई दोनों पार्टी हो सकता है कि फ्यूचर में करे, एक तो कम से कम फ्यूचर में करे, ठीक है। रेमेडीज, सेल के केस में रेमेडी क्या थी? सेल के केस में रेमेडी, हाँ जी, सेल के केस में रेमेडी क्या थी? नहीं पढ़ा आप लोग, ये गलत बात है, पढ़ा करो भाई। आज तो वैसे भी लॉ की क्लास थी, थोड़ा सा जल्दी तो हो गई, और क्या स्टार्ट पढ़कर आना चाहिए आप लोगों का, या आप लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए कि जो पिछला क्लास का है वो पढ़कर आए। टीचर की तरफ तो सारी ड्यूटी आपकी रहती है कि फुलफिल रहनी चाहिए, है ना। एज अ स्टूडेंट भी जरूरी है, एज अ टीचर जरूरी है, तो एज अ स्टूडेंट तो आपकी तो 200-300% ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्क्स आपको लेने हैं। एक बार के लिए मैं कुछ स्किप कर दूंगा तो मुझे नुकसान नहीं है कुछ, आपका नुकसान है, आपको मार्क्स लेने हैं भाई। और सुमित सर भी फोकस्ड है, मैं भी फोकस्ड हूँ कि आप लोग मार्क्स एग्जामिशन मार्क्स से ऊपर लाएं। लॉ में एग्जामिशन मार्क्स मतलब 60 मार्क्स होते हैं, है ना, 60 से ज़्यादा लाने, ये कोशिश सबकी टारगेट रहना चाहिए।
और उससे ऊपर जितना बनता जाएगा वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक। तो रेमेडीज में क्या था? हाँ बोलो, कंप्लीट तो करो। और एग्रीमेंट के अंदर डैमेजेस, यानी सेल के अंदर क्योंकि सब कुछ हो चुका था, अगर कुछ करोगे तो फिर तो मैं पूरा आपको क्लेम कर सकता हूँ, पूरा राइट बनता है मेरे ऊपर। लेकिन अगर अभी तक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो उस केस में डैमेजेस के लिए क्लेम करेंगे। हमने जैसे पढ़ा भी था ना, एक एग्जाम्पल याद होगा, 5,000 और 5500 वाला। 5,000 रुपये का था वो आइटम, लेकिन मुझे आपकी गलती की वजह से या किसी दूसरा सामने वाली पार्टी की गलती की वजह से हमने 5500 रुपये का खरीदना पड़ा, तो मेरा 500 रुपये का डैमेज हुआ, तो मैं वो सू कर सकता हूँ। जबकि सेल के केस में पूरा ठीक है, ये बात थी। लायबिलिटी ऑफ पार्टीज क्या है? क्योंकि अभी ट्रांसफर नहीं हुआ था एग्रीमेंट में, यहाँ तो एग्रीमेंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो क्या कह रहा है? सब्सीक्वेंट लॉस। एक्चुअली ये ध्यान रखना है कि बात किसके कंसर्न में हो रही है, सब्सीक्वेंट लॉस, यानी जब एक बार सेल एग्जीक्यूट हो गई और उसके बाद अगर लॉस हुआ तो वो लॉस की जिम्मेदारी किसकी, उसकी लायबिलिटी किसकी, बायर की, क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो चुका। जबकि दूसरे केस में सेलर के पास। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आप कभी कभी शॉपिंग एक्सेस कर लेते हैं तो किसी काउंटर पर रखकर चले जाते हैं कि मैं आकर ले लूंगा, तो ऐसा कभी मत करना, ये ध्यान रखना। बर्डन ऑफ रिस्क, ये सेम चीज हो गई, वहां पर भी वही बात पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी हम यही बात पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ राइट्स, ये नया वर्ड आया था दोनों के केस में, ये याद रखना है और एज इट इज लिख कर आना है, अपनी मर्जी से मत लिखाना। क्या बताया था मैंने? हाँ, जस्ट इन रैम मीन्स रिलेटेड टू गुड्स, और जस्ट इन पर्सन एम मतलब रिलेटेड टू पर्सन। ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। हम लोग यही मिस करके आते हैं, है ना, स्किप कर जाता है दिमाग से, क्या था क्या था क्या था, तो अच्छा कुछ नहीं होता, यही लेंगे यार, और गुड्स है और वहां पर नहीं, जस्ट इन रैम जस्ट इन पर्सन एम। इसके बाद राइट टू रीसेल, क्या रीसेल कर सकता है सेलर? अब तो इसके पास कुछ राइट ही नहीं है, तो राइट टू रीसेल तो उसका वैसे ही खत्म हो गया। उस केस में उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि अभी गुड्स उसकी कस्टडी में पड़े हैं, अगर उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो बेच सकता है। हमारे को तो पता है हमारे साथ तो डैमेजेस का सू होना है, तो वो कहेगा इनके साथ तो डैमेजेस निपटते रहेंगे। ठीक है। फिर इनसे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, दोनों की इंसॉल्वेंसी की बात आ रही है, सेलर और बायर की। पहला कौन बाय इसमें कहा था, पहले कौन हो रहा है? सेलर। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? जो उसने डील हुआ था जितने रुपए का वही तो मांग सकता है, गुड्स तो नहीं मांग सकता। और अगर वही दूसरी तरफ बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बायर क्या कर सकता है? गुड्स मांग सकता है, क्योंकि अब गुड्स मेरे सेलर के पास पड़े। यहां पर ये चीज बताई जाती है। पहले केस में क्या बताया कि सेलर इंसॉल्वेंट हुआ लेकिन अभी उसे पैसे नहीं मिले, ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेलर के एंड पर क्या है, अगर सेलर इंसॉल्वेंट है तो सेलर को बायर से क्या नुकसान दिख रहा है कि उसे भी पैसे नहीं मिले, पैसे लेने हैं। और बायर के एंड पर क्या दिख रहा है कि अभी गुड्स नहीं मिले, पैसे दे चुके, तो गुड्स की क्लेम कर सकता है। दूसरी तरफ एग्रीमेंट टू सेल के अंदर भाई जब गुड्स बिके ही नहीं अभी तक तो क्या होगा? अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या सेलर क्या कर सकता है, कुछ क्या क्लेम कर सकता है सेलर, बताइए? गुड्स की कस्टडी मांग सकता है एक तरीके से, कि गुड्स मेरे पास रखे यहीं रहेंगे। जो ऑफिशियल साइनी आएगा वो क्या कहेगा कि भैया ये तो यहीं छोड़ दो, अभी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे यहीं छोड़ दो। और जबकि दूसरी तरफ बायर के केस में क्या होगा, पढ़ लो सामने, अगर किसी को डाउट है तो पढ़ लो, क्या लिखा है बायर के केस में, उसका गुड्स पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको पोजीशन मिली नहीं। एक बार दो बार इसको लॉजिकली पढ़ लो, दिमाग में सेट करो, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा कि किस कंसर्न में कह रहे हैं। पढ़ा नहीं है आप लोगों ने आज, तो मेरी रिक्वेस्ट है पढ़ा करो भाई। इस बार तो वैसे भी मेरे ख्याल से
सब थोड़ा थोड़ा गणपति जी के उसमें बिजी चल रहे हैं। गणपति जी ये नहीं कहते कि पढ़ना मत। सबने रखे हुए हैं गणपति जी? किसने रखे हुए? इसने नहीं रखे? फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कहने का कि बिजी है। फिर किस चीज में बिजी है? जिन्होंने गणपति जी बिठाए होते हैं उनका तो समझ में आता है, सुबह दोपहर शाम रात आरती, खाना पीना, ये लो जी प्रसाद लगाओ, भूख लगाओ, ड्यूटी। आपकी एज ग्रुप के बच्चों को ड्यूटी दे दी जाती है मम्मी के द्वारा। मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, आप ही ने संभालना है। सेम डायलॉग है। आगे बढ़े। है और कोई डाउट इसमें? अब आ गए सब, कोई और रह गया? तो मतलब ये ऐसा क्यों भाई? अब तो 7:45 हो गए, 7:45 से ऊपर चला गया, 8:45 हो गए, सॉरी 9:45 हो गए, ऊपर चला गया। क्यों? क्यों? लेकिन क्यों? चलो कोई नहीं। उसने सुमित सर वाली थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा ना, है ना? 1 लाख रुपए के नुकसान पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। चलता रहता है, कोई इशू नहीं। कुछ लोग इस बात पे बिलीव करते हैं जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मुझे मिलना है वो मिलना ही है। तो आराम से सो खाओ पियो और घर में रहो। मिलना है तो मिल ही जाएगा। अगर मेरे को सीए की डिग्री मिलनी है तो इंस्टीट्यूट अपने आप घर पे आकर देकर जाएगा। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कहेगा, इंस्टीट्यूट कहेगा ऊपर से आदेश आया है, क्योंकि आपके नाम का सीए का डिग्री छपा हुआ था, तो आपको डिलीवर तो करना ही था भाई साहब। हम क्या करें? नहीं। तो अब ऐसा कुछ है तो सिस्टम मैं नहीं जानता। क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, वेट कर रहे हैं, अभी तक उनकी डिग्री छप के नहीं आई। हाँ, बस बात यही है कि छप के अपने आप नहीं आएगी। उसे छपवाने के लिए उसे छपवाने के लिए उस इंक का जो इम्प्रेशन है ना, वो हमारे खून पसीने से आएगा। और वो एक ऐसा ऑटोमेटिक इफेक्ट है। वो एक अभी मैंने पढ़ा था न्यूज में कि किसी एक स्टेट में किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है और आरटीआई लगाई है कि वाई सरस्वती जी की पूजा इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो उसने मांगा कि इनकी एग्जिस्टेंस बताओ, उस स्कूल में एग्जिस्टेंस क्या थी, उसमें उनका क्या रोल था। अब जो मैटर हार्ट से जुड़ा हुआ हो, जो फीलिंग से जुड़ा हुआ हो, अब तो हम लॉ में भी पढ़ रहे हैं एग्जेम्पलरी डैमेज, है ना? अब तो ऐसे बताना तो क्या आसान काम तो है नहीं, बहुत मुश्किल काम है। आओ जल्दी आओ। ये तो आप लोगों को खुद इमेजिन कर लेना चाहिए था कि आज लॉ की क्लास थी तो टाइम पर पहुंच जाए। मैं तो पहले भी अनाउंस किया हुआ था कि मुझे तो जब भी मौका मिलेगा मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। तो बेटा वो तो अभी नहीं उठाता कोई नहीं, बस 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 इतना दिल पर मत ले, लेट तो आया ही है, फिर क्यों बुरा मान रहा है? हाँ ठीक है बेटे, पुरानी कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सुबह उठने की कोशिश किया करो, सुबह जल्दी उठा करो, फॉर योर ब्रेन, फॉर योर ब्रेन, और कुछ नहीं है। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है आप सुबह उठो या ना उठो, बट फॉर योर ब्रेन दिस इज नेसेसरी। अगर आप साइंटिफिकली भी पढ़ेंगे, सुन लो बेटा मेरी बात सुन लो, साइंटिफिकली भी पढ़ेंगे, साइंटिफिकली पढ़िए कि सुबह उठने के फायदे क्या हैं। मैं ये आपको कंपेल नहीं कर रहा, अपने आप तो हमसे ज्यादा सोशल मीडिया और इस तरह के खोजू दस्ता में मशहूर लोग होते हो कि आपको तो एक वर्ड दिया जाए तो आप उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर सकते हो, मुझे मालूम है ना?
क्लासेस जूम की मैं ले रहा हूँ, लेकिन जूम कैसे ज्वाइन होता है वो बताते हो आप, है ना? तो आप लोग मास्टरमाइंड लोग हो, हम तो सिर्फ आपको उंगली पकड़ाने के लिए यहाँ खड़े हैं। मैंने पहले भी समझाया होगा फर्स्ट क्लास में कि आई एम हियर, कि भाई सिर्फ आपके उंगली पकड़ाकर डायरेक्शन देनी है। सब कुछ आप ही को ग्रैब करना है अपनी मेहनत से, अपनी विल पावर से। सुबह सुबह एक अलग तरीके का ऑरा होता है ब्रह्मांड में। कभी सुबह उठ जाओगे ना अगर 3 4 5 दिन, और जब आप अपने उठकर बैठने लगोगे तो आपको बाकी जनता जो सो रही है ना सब बेवकूफ लगेगी। सो रही बेवकूफ लोग, इनको इतना भी नहीं पता सुबह सुबह कितनी एनर्जी मिलती है। करके देखिएगा एक बार, ओनली 3 4 डेज, सिर्फ 3 4 दिन करके देखना। ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 4 दिन सुबह सुबह उठना। जिसके पास टेरेस राइट है छत पर जाकर बैठ जाना, जिसके पास टेरेस राइट्स नहीं है तो आसपास किसी पार्क में जाकर बैठ जाना और फिर फील करना। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि आप 5वें दिन बोल दोगे जो जनता सो रही है सबको कि वो सब बेवकूफ है। मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। मैं 5 o'clock, 4 बजे तो अभी अंधेरा होता है बहुत ज्यादा, रोशनी जाकर 5:30 6 बजे के बीच में होती है। नहीं, आई हैव अ ग्रुप, हम 2 दोस्त हैं। हाँ जी, अब वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक क्लास में छोटा सा जिक्र भी आया था हायर परचेज एग्रीमेंट का। उस दौरान मैंने आपको हायर परचेज का थोड़ा सा मीनिंग समझाया था। आज वो इसको कंपैरिजन कर रहा है सेल के साथ, हायर परचेज को सेल के साथ। आज कोशिश करें सुबह सुबह आए, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ मुझे सुने, ठीक है? जब मैं बोलूंगा आपको आंसर का ऑप्शन दूंगा तब आपने बोलना है, और अगर किसी को कुछ बात करनी तो डायरेक्ट स्पीक टू मी ओनली। आपस में आप बात मत करो, कभी एक दिन तो ठानो। तो अब देखो बेटा, हायर परचेज का पहले मीनिंग समझ लो। हायर परचेज 2 वर्ड्स के साथ बना, हायर और परचेज, है ना? हायर क्यों लगा ये समझते हैं मीनिंग पहले। कई बार क्या हुआ कि पीछे हम लोग पढ़ा करते थे कि कारें बिक रही हैं इंस्टॉलमेंट्स पर, बिकती भी है बिक भी रही हैं। उससे भी पहले एक और भी एग्रीमेंट हुआ करता था, उसे बोलते थे हायर परचेज एग्रीमेंट। उसमें सिस्टम क्या था दोनों में वो भी डिफरेंस बताता हूँ कि आज का जो फाइनेंस सिस्टम है और जो हायर परचेज एग्रीमेंट है उसमें डिफरेंस क्या है। नॉर्मली हायर परचेज एग्रीमेंट जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसके साथ होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये नॉर्मली मैंने बोला, ये नहीं समझना कि एकदम से रिजिड हो गए। दूसरी बात, नॉर्मली ये प्राइवेट फाइनेंसर्स करते हैं, सरकारी बैंक नहीं करते इस तरह के एग्रीमेंट। इस तरह के एग्रीमेंट प्राइवेट फाइनेंसर्स करते हैं। प्राइवेट फाइनेंसर्स का क्या रूल होता है कि वो पकड़ बना कर रखते हैं कि अगर हमारे पैसे नहीं आए तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, ठीक है जी? तो उस सिचुएशन में माना क्या गया, हायर परचेज, आपने एक व्हीकल खरीदा और उसकी 10,000 रुपए 20,000 रुपए की महीने की इंस्टॉलमेंट बना दी, मान लीजिए 20, उसमें रिकवर नहीं होगा, आई कैन इमेजिन। आप ऐसा मत सोचना भी, 20 इंस्टॉलमेंट 20-20 हजार रुपए की, कितना देना है रुपया? आप बोल सकते हो कितना देना है? 20,000 इंटू 20, 4 लाख रुपए देना है। 4 लाख रुपए में आपकी 20 इंस्टॉलमेंट है 20-20 हजार रुपए की। उसमें ये मानकर चला जाता है कि इन केस किसी भी पर्सन ने 20वीं इंस्टॉलमेंट भी अगर पे नहीं की, लास्ट वाली देखो 19 दे चुका है, 20th इंस्टॉलमेंट में उसने अगर डिफॉल्ट किया तो वो जो 19 इंस्टॉलमेंट्स अब तक दी गई हैं उसको रेंट मान लिया जाता है। दैट बिकम्स हायर। रेंट से उसका नाम क्या ले लिया? हायर। रेंट परचेज एग्रीमेंट अच्छा नहीं लग रहा था तो हायर परचेज एग्रीमेंट बना दिया गया। तो 20वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मांगी जाएगी, वो पर्सन आपके पास आएगा, वो प्राइवेट फाइनेंसर, आओ बेटा जल्दी आओ, प्राइवेट फाइनेंसर आपके पास आएगा और आपसे आपकी उस व्हीकल की चाबी लेगा और चला जाएगा। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप उस व्हीकल के रत्ती मात्र भी ऑनर नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किया, ठीक है जी ये बात?
तो इसलिए 19 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी वो क्या कहला रहा है, रेंट। ये आजकल ये स्कीम दोबारा से आ भी गई है। अगर आप सोशल मीडिया पर पढ़ेंगे तो कुछ एक कार कंपनीज ने जिनकी कारें नहीं बिक रही थी उन्होंने इसी स्कीम में ऑप्शन में डाल दी कि आप जो है 50-50 हजार रुपए की इतनी इंस्टॉलमेंट दे दो, अगर आपने सारी इंस्टॉलमेंट दे दी तो कार आपकी, और आपको लग रहा है कि हमें कार की जरूरत नहीं है, 2 साल इस्तेमाल करो, वापस कर दो, आपसे ना हम 1 रुपया मांगेंगे ना आप हमें 1 रुपया देंगे, कार हमारी हो जाएगी। तो ऐसे स्कीम्स भी चल रही है। तो ये सब स्कीम इस तरह से बनी, हालांकि उसका नाम हायर परचेज नहीं रखा, वो एक अलग ऑप्शन में चल रही है। और दूसरी बात जो अब मैं बता दूं, आजकल के जो चल रहा है फाइनेंस, ये सिस्टम एकदम अलग है बेटा। जो आप कार फाइनेंस कराते हैं बैंक्स के थ्रू, तो वो बैंक आपकी कार को इतनी आसानी से नहीं उठा सकता, आपको ये भी मालूम होगा। उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, कोर्ट में जाकर ये प्रूव करना पड़ता है कि दिस ये ऑफेंड हो रहा है, उसके बाद कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर वो कार उठाई जाती है। हायर परचेज में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वो सिंपल से उठा के ले जाएगा। अब हमें वो कह रहा है कि डिफरेंस बताना है सेल और हायर परचेज में। तो एक डिफरेंस तो देखो आपको समझ में आ गया होगा, सेल में इमीडिएट पोजीशन ट्रांसफर हो गई विद ऑनरशिप, ऑनरशिप भी तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन हायर परचेज में इमीडिएट ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल यू पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, है ना। कॉन्सेप्ट पता हो तो हम फिर लिख सकते हैं। तो देखो जरा यहीं से शुरू करते हैं इसके डिफरेंस से पहले। क्या कह रहा है, हाँ जी, द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट, क्या कह रहा है, टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट तो वही हो गया जो हमने डिस्कस किया, ये इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, और ये अपॉन पेमेंट ऑफ, लिखा हुआ है लास्ट इंस्टॉलमेंट। पोजीशन ऑफ द पार्टी, बायर जो है क्या है, ऑनर ऑफ द गुड्स, जबकि यहां पर अभी तक बायर ऑनर नहीं बनेगा। द पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट बेली, आज बेली भी पढ़ेंगे, आएगा बेलर, बेलमेंट आएगा तो बेलमेंट भी समझा देंगे, अभी मोटा मोटा समझ लो बेलमेंट का मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ पोजीशन ऑफ गुड्स है, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं। बेलमेंट का मतलब यहाँ पर बेल का क्या है कि आपके पास सिर्फ पोजीशन ऑफ गुड्स है, बाकी ना उसके आप ऑनर हो, नथिंग, आप किसी एक एग्रीमेंट के तहत सिर्फ उसको यूज करने का राइट रखते हो, बाकी कुछ नहीं, वो है बेलमेंट। तो यहाँ पर उसने वही चीज यूज कर ली कि आपकी पोजीशन क्या है, लाइक बेली, बेलमेंट के अंदर बेलर जो बेल करता है, बेली जिसके पास वो गुड्स हैं, टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, पोजीशन की बात आ गई। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या सेलर में सेल के केस में हो सकता है टर्मिनेशन, अब तो पॉसिबल ही नहीं, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, पैसा लेन देन सब कुछ हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि वो आप दूसरी इंस्टॉलमेंट मत दो, कार अपने आप ऑटोमेटिकली सामने वाली पार्टी के पास चली जाएगी, यानी एग्रीमेंट टर्म। क्या कह रहा है, द ऑनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इट, द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट, द ऑनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। ठीक है जी, आ जाओ जी। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, क्या रिस्क है जी इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर के केस में, बायर इंसॉल्वेंट होगा तो सेलर को क्या रिस्क है, क्या कह रहा है, द सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, और जबकि इसके केस में वो तो चुपचाप आएगा, अपना व्हीकल उठाएगा, वहां पर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो अब बायर से जो ऑफिशियल असाइनी आएगा, बायर सेलर को पैसे उतरे ही तो देगा जो उसको मिलते होंगे कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद, नहीं तो और से ज्यादा क्या मांग पाएगा। यहां पर क्या कह रहा है, द ऑनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इट, द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट, द ऑनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। हाँ जी बेटा, मैं ही खोल देता हूँ, रुको आप बैठो, मैं खोल देता हूँ, ध्यान से जाना, तो यहाँ पे इसका रहता है।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल से क्या मतलब होता है, जो मैंने कहा था ना कि जो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि नाउ दिस व्हीकल इज योर्स, आरसी। आरसी क्या है, टाइटल है आपके लिए। आरसी पर आपका नाम लिखा होता है। आपसे पुलिस वाला मांगता है ना आरसी दिखाओ, वो क्या मांगता है कि टाइटल, ये व्हीकल है किसका जो चला रहे हैं। समझ गए बात को। उसी से फिर वो डिसाइड करते हैं कि जान पहचान का है, दोस्त का है, पापा मम्मी भाई बहन वगैरह के नाम है, या फिर उसकी भी अगर नहीं है तो। हाँ, जबकि द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम, वो तो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है बायर को। जबकि इस केस में कब बनेगा बोनाफाइड, जब वो सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। लिखा ना, टू हायर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। अभी वो सिर्फ हायर परचेजर है, बोनाफाइड नहीं बना वो। एज पर लॉ। आप एज पर लॉ ऑनर बने। वो इसमें कह रहा है कि इवन आप बोनाफाइड परचेजर हो लेकिन हो हायर परचेजर। आरसी में जो नाम होगा, वो जो वहां पर जो आएगा उस पर हाइपोथिकेशन लिखा होता है। नाम आप ही का होगा लेकिन उसमें HYP लिखा होता है। जो कार आपकी फाइनेंस होती है उसमें देखना लिखा हुआ होता है HYP। यहाँ सिर्फ एच भी लिखा होने से काम चल सकता है, तो फिर वो हटता है। फिर आपको आरसी के सॉरी इनके पास जाना पड़ेगा, जो आरओसीज होते हैं इनके पास आप जाएंगे, उनको कहेंगे कि भाई ये हमारा चेंज कर दो। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, फिर आपके पास नई आरसी आती है, एच हट जाता है उसमें। आपको एनओसी मिलता है। एनओसी दो तरह की मिलती है, एक इनके पास सबमिट करना होता है, जो ये क्या बोलते हैं इनको, अथॉरिटी जो है क्या समथिंग को बोलते हैं, अथॉरिटीज के पास जमा कराना होगा। और एक इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है कि भाई वहां से भी हटा दो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की भी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है दिस व्हीकल इज हाइपोथेकेटेड टू दैट बैंक। रीसेल, बायर बोनाफाइड ऑनर है, बेच सकता है आगे। हायर परचेज एग्रीमेंट में तो अभी ऑनर बने ही नहीं, अभी तो आरसी पे आपके पास है ही नहीं। आरसी पे हाइपोथिकेशन लिखा हुआ है, यू आर नॉट द ऑनर, रियल ऑनर नहीं है अभी आप। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप अभी रीसेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रहेंगे। हम्म, इसको तो कर लेना कुछ आसान है, सिर्फ वो मेन मेन पॉइंट्स याद कर। मेरा मेन था कि इसे समझा दे। अब आ जाओ जी, सिर्फ हेडिंग डाल लो, बाकी घर पर करना। सेकेंड पॉइंट, सेल और बेलमेंट। अभी जैसे छोटा सा फिर मैंने वही एग्जांपल दिया था, बेलमेंट के केस में क्या होता है। एक बार बेलमेंट अब पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन एज पर जो बुक में लिखी हुई है, जिससे कि कोई डाउट ना रहे। ऑल्दो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जहां हल्का सा टच हो रहा है तो वहां तो बताना ही पड़ेगा, डिफाइन करना ही पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ध्यान रखना है कि बेलमेंट में क्या है, आपने गुड्स डिलीवर किए हैं किसके लिए, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर साथ में वो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। दो बातें आ गई हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरा अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। द कंडीशन दैट द सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड, और कंडीशन क्या है कि वो गुड्स आप रिटर्न करेंगे व्हेन द पर्पस ऑफ जो भी आपका था उस कॉन्ट्रैक्ट का इज एकम्प्लिश्ड। और किसको वापस करेंगे, टू द डीलर। और आर टू बी डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डीलर। तो बेलर कौन है, जिसने गुड्स ट्रांसफर किए। बेली कौन है, जिसको गुड्स ट्रांसफर हुए। पर्पस क्या है कि वो स्पेसिफिक पर्पस होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होगा। जैसी वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल्ड, वापस। इसीलिए हायर परचेज में वो क्या कह रहा है कि वो एक तरीके का बेली है, उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए गए क्या, कि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तब तक आप इसे गुड्स को यूज करो ऐसे जैसे आपके अपने हैं, लेकिन अगर नहीं दी इंस्टॉलमेंट तो यू हैव टू रिटर्न इट बैक टू द मेन ऑनर। ठीक है जी, हाँ, तब तक बेलर ही ऑनर रहेगा।
देखिए जी, सबसे पहला सेल और बेलमेंट में पहला पॉइंट आ गया आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर से बिना पढ़े समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। उसमें तो ट्रांसफर हो गया, सेल में तो क्या बेलमेंट में ट्रांसफर हुआ है? नहीं, गुड्स सिर्फ फॉर द पर्पस ट्रांसफर हुए हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, है ना जी। हायर परचेज में तो फिर भी ट्रांसफर होनी थी लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, लेकिन इसमें नहीं होगा। या कोई एज पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है तो पॉसिबिलिटी है, नहीं तो नहीं। देखो क्या लिख रहा है, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फॉर द बेलर फ्रॉम द बेलर टू द बेली फॉर एनी ऑफ द रीजन लाइक सेफ कस्टडी, कैरेज एक्सेट्रा, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ स्पेशल कॉस्ट। ठीक है जी। सेकंड क्या है, रिटर्न ऑफ गुड्स। द रिटर्न ऑफ गुड्स क्या सेल में पॉसिबल है? अब तो आप ऑनर बन चुके हो, अब आप उसे क्या कहोगे, सेलर के लिए गुड्स वापस ले लो? पॉसिबल ही नहीं। दुकानों पे तो लिखा है वन सेल नॉट टेकन बैक, यहां पर क्या कह रहा है, मस्ट रिटर्न, द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स। ये तो उसकी ड्यूटी है, क्योंकि आपको एक स्पेशल पर्पस के लिए दिए गए हैं। समझ गए बात को। आपने अपने दोस्त से कहा कि इमरजेंसी लाइट चाहिए, कल एग्जाम में रात को लाइट चली गई तो मुझे पढ़ने के लिए चाहिए। उसने आपको इमरजेंसी लाइट दे दी, आपके पास इमरजेंसी लाइट है, आपने यूज किया, और अगले दिन आपकी क्या ड्यूटी बनती है? तो आप वहां पर क्या हो गए, समझ गए। उसने आपको ये नहीं कहा कि रखो, नाउ यू बिकम द ओनर नाउ, ऐसा नहीं होता। कंसिडरेशन, वहां पर क्या है, कंसिडरेशन इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी। यहां पर क्या है, द कंसिडरेशन मे बी ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो कौन सा था, ग्रेशियस का। मैंने दोस्ती यारी निभाने वाला एग्जांपल दे दिया। और नॉन ग्रेशियस तो भाई रेंट मांग लो, नॉन ग्रेशियस में रेंट मांग लो, वहां पे जरा प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दोस्ती यारी में वो जो आपको इमरजेंसी लाइट दी गई वो ग्रेशियस हो गया। ठीक है जी, ये तीन इसके एग्जांपल, बस हेडिंग डाल लो, इन्हें घर पर कंप्लीट करना है। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, ये पढ़ लीजिए, छोटा सा पढ़े, जरा पढ़ो आप। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो सिंपल सा है। अगर आपका किसी काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें कोई गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। समझ गए बात। आपने कहा कि भाई आइए मेरे घर का फर्नीचर बना दीजिए, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके लिए हुआ है, वर्क एंड लेबर के लिए। सिंपल। आप उससे ये थोड़ी क्लेम कर सकते हो मुझे फर्नीचर चाहिए, भाई मुझे नहीं पता, हमारा यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि फर्नीचर बना के लाएगा, मुझे नहीं पता, मुझे फर्नीचर चाहिए। तो क्या कहेगा, भैया वर्क एंड लेबर के लिए हुआ है, मटेरियल आप प्रोवाइड करो मैं बना दूंगा। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था एक बार। ठीक है जी, ये तो सिंपल है यहां तक। तो हमने जो डिफरेंस पढ़ा, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दूसरा हायर परचेज, सेल एंड बेल, और लास्ट इसमें ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज यहां पर हम लिखेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स। हेडिंग डालिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। देखो अभी कहा था ना कि आप लोग आपस में नहीं बोलोगे। देखो इनिशियल स्टेज पर प्रोफेशनलिज्म लाओ अपने अंदर। मुझे एक इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं थोड़ा सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल लेवल की थी। तो वहाँ पर मुझे एज अ चीफ अकाउंटेंट कम लीगल एडवाइजर अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है जी। वहाँ एक रूल था, जो डायरेक्टर थी लेडी थी, बहुत हाई प्रोफेशनल डॉक्टर थी वो, बहुत बड़ी सर्जन थी। तो और वो जो सोसाइटी थी वो मेडिसिन से रिलेटेड ही थी, बच्चों की मेडिसिन पर रिसर्च हुआ करती थी उसमें। उनका एक ही रूल था
कि आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे फेस टू फेस। जैसे मान लीजिए जो हमारा स्टाफ था, मेरे को जो 13 लोगों का स्टाफ मिला हुआ था, उनके आसपास ही बेंच हुआ करते थे, हर बेंच पर एक इंटरकॉम था। आओ आओ आओ, इसी से कंपटीशन है तेरा। तो सही कह रहा था, लेकिन सही कह रहा था तू, पर थोड़ा जल्दी आ गया। उनका एक नियम था, सुन लो बेटे, आपके लिए बता रहा हूँ। उनका एक नियम था कि आप लोग फेस टू फेस आपस में बात नहीं करेंगे, इंटरकॉम पर कर सकते हो। वो कहते थे इंटरकॉम पर आप बात कर सकते हो, लेकिन फेस टू फेस बात करते हुए मुझे नहीं मिलने चाहिए। और सिंपल सवाल होता, जो फेस टू फेस बात करता हुआ पाया जाएगा फायर्ड ऑन द इंस्टेंट पॉइंट ऑफ। कोई पोजीशन का चक्कर नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप बड़ी पोस्ट पर हो, आप छोटी पोस्ट पर हो, फायर। आपको चाय चाहिए, आपने इंटरकॉम दबाना है, आपने ट्यून को बोलना है टी। आपको वो चाय देने आएगा तो आपको ये भी नहीं उसे बोलना कि इसमें चीनी कितनी डाली, सब कुछ आपने इंटरकॉम पर बताना। अब जो हायर अथॉरिटीज था, उनका डिस्कशन का स्टाइल क्या था आपस में, देखो इससे बहुत कुछ चेंजेस आते हैं बेटे लाइफ में। मैं बताता इसलिए सबको हूं क्योंकि आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में उलझने सबसे ज्यादा कब आती हैं, जब हम फेस टू फेस बातें करते हैं। हर घर की पोजीशन है, मेरे घर में भी होती, छोटे मोटे पंगे होते ही रहते हैं हर घर में, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं इसलिए झगड़ा होता है। अगर उनको इंटरकॉम पर डाल दो, इंटरकॉम पे बात करनी है, तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो हमारा स्टाइल क्या था, जो बाकी के जो सुपीरियर अथॉरिटीज थी, जो टीम बनी हुई थी, करीबन 9 टीम थी उनके अंदर, जिसमें वन ऑफ द टीम एक मेरी हो गई, अकाउंट सेक्शन की, अकाउंट्स कम लीगल की, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स। डायरेक्टर के रूम के बाहर एक बड़ा 400 गज का बेसमेंट था, उसमें ऑफिस था। डायरेक्टर के रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, उस नोटिस बोर्ड पर 10 बॉक्सेस बने हुए थे, छोटे छोटे बॉक्सेस, बड़े क्यूब क्यूब से लगा के, उनके नीचे उनके नाम लिखे होते थे। जैसे मेरे बॉक्स के नीचे मेरा नाम लिखा है। हमें क्या एक कंडीशन थी हमारे पास कि जैसे 8 बजेंगे, हमारा ऑफिस का टाइमिंग 8:30 बजे का था, मान लीजिए 9 बजेंगे, तो आप 9 बजे एक हल्का सा देख लेंगे, दिख जाता था वो ऐसे कि अपने काउंटर से देखा कि हाँ मेरे बॉक्स में कुछ आया क्या नोट, हल्का सा बस एक मुंडी ये देखनी है। देखनी कब है? 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, ये ड्यूटी थी मेरे। अगर उसमें कुछ रखा है, 9 बजे मैंने देखा, मैं जाऊंगा लेकर आऊंगा, उसमें जो मेरे लायक काम है उसको मुझे रिपोर्ट करके वापस डायरेक्टर के बॉक्स में, या रिलेवेंट जिसको भी मुझे इंटीमेट करना है उसके बॉक्स में डालकर आ जाऊंगा। जबकि मेरा केबिन यहाँ है और जिसको इंस्ट्रक्शन देनी है उसका केबिन वहां है। आई विल नॉट गो टू दैट केबिन, मैं डायरेक्टली सिर्फ वहां जाऊंगा। मुझे आपको देना है, आप मेरे बगल में बैठे हो, नो, विल नॉट गिव टू यू, मैं आपके बॉक्स में डालकर आऊंगा। एक कम्युनिकेशन स्टाइल, और वो इतनी डिक्टेटरशिप में चलती थी कि उस कम्युनिकेशन को हमने सीखा। करीबन 3.5-4 साल में उनके साथ रहा। मार्वलस चेंजेस आए मेरी लाइफ में, मेरी एटीट्यूड में, मेरे ओपिनियंस में, दिमाग में ठंडक आई, शांति आई, है ना। नहीं तो वो रहता ना, वो टीम को हड़काने का एक वो एक पोजीशन का अलग चक्कर रहता है। तो ये चीजें ध्यान रखो। आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे मौके तो मिलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जब मिलेगा तब सीख लेंगे, वो भी एक एटीट्यूड है कि हाँ सब सीख लेंगे। लेकिन अब क्या है कि जब सीख जाओगे ना, तो आपके अंदर भी वही कीड़ा आएगा जैसे मेरे अंदर है, कि मैं सिखाऊंगा तो जरूर, अब तू सीख मत सीख। ये एक है, ह्यूमन टेंडेंसी है। और दूसरे वाले की टेंडेंसी ये होती है कि जब तक मैं गिरूंगा नहीं, मुझे चोट का एहसास कैसे होगा। आपने बता दिया, बस हमने सुन लिया, कहानी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, ये सेक्शन 5 चल रहा है हमारा, जरा लिखें फटाफट सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंदर सबसे पहले वो क्या बता रहा है, आप पढ़ो बेटा। According to Section 5(1), a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price, and the देखो acceptance. सिंपल समझ गए, ये जरूरी नहीं है
कि बायर ही ऑफर करेगा, सेलर भी ऑफर कर सकता है टू सेल। बायर ऑफर करता है टू बाय और सेलर करता है टू सेल। अभी कुछ छूटा नहीं है आपका ज्यादा, यहाँ पर हम आ गए हैं, ठीक है। डिफरेंस छूटे वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ जी बेटा। And the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both, or for the delivery or payment by installments, or that the delivery or payment or both shall be postponed. बोथ शैल बी पोस्टपोन, सब कुछ आ गया इसके अंदर। वो कहने की बात कर रहा है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात हो रही है, तो इसमें लिखे जरा सेक्शन 5(1), सेक्शन 5(1), ये सब सेक्शन 1 के साथ बोला ना ऐसे, 5(1), 5(1) ऐसे है ये। सेक्शन 5 ब्रैकेट के अंदर 1 सब सेक्शन है ये। तो इसमें आप लिख लीजिए, छोटा छोटा करके लिखेंगे, मतलब एक एक लाइन में कि क्या क्या आ रहा है, छोटी छोटी बातें आ रही हैं। तो लिखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल may be of to buy or to sell. Contract of sale may be of to buy or to sell at an agreed price. नेक्स्ट इसके अगली लाइन में लिखो इट मे बी फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑब्लिक पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी ऑब्लिक पेमेंट, और बोथ। नेक्स्ट लाइन में लिखिए डिलीवरी ऑब्लिक पेमेंट्स may be in installments, or postpone, may be in installments और postpone। छोटे छोटे कई ऑप्शंस इसके अंदर वो कह रहा है सेक्शन 5(1). सेक्शन 5(2) एक बार पढ़े क्या कह रहा है। Further, as per subsection 2 of section 5, subject to the provisions of any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, or partially in writing and partially by word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties. अब इसके अंदर भी देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए, इसके अंदर भी देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सारा एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन क्या एक्सप्रेस के साथ इंप्लाइड नहीं होता। तो कह रहा है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, पार्टली एक्सप्रेस हो सकता है, पार्टली इंप्लाइड हो सकता है। बस इतनी सी बात बता रहे हो। तो लिख दिए सेक्शन 5(2), कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल may be in writing और oral, may be in writing और oral। oral में क्या हो गया, बाय वर्ड्स, मुंह से बोलकर कर रहे हैं। और पार्टली राइटिंग, पार्टली ओरल। पार्टली राइटिंग, पार्टली ओरल, और पार्टली एक्सप्रेस, पार्टली इंप्लाइड। इसको दूसरी वर्डिंग में लिखा है पार्टली एक्सप्रेस, पार्टली इंप्लाइड और बोथ। ये दूसरे उसमें लैंग्वेज में आ गया यही चीज, ठीक है जी। ये सेक्शन 5(2) इतना सा बता रहे हैं। एग्जाम्पल जरा पढ़े 18 बेटा। to deliver his old motorcycle valued at 25,000 to us in exchange for a new motorcycle and agrees to pay the difference in cash. It is a contract of sale. ये भी पॉसिबल है बिल्कुल,
क्योंकि अगर हम पार्टली क्या कह रहे हैं कि पार्टली हमसे कैश ले लो, पार्टली हमसे कुछ काइंड में ले लो, यानी एक्सचेंज में ले लो। ऐसा बहुत सारी जगह होता है, आप देखते होंगे आजकल तो कार कंपनीज तक इस ऑप्शन को चलाती हैं। दिवाली आने वाली है, जैसी दिवाली आएगी अलग अलग ऑफर्स आएंगे, एक्सचेंज ऑफर्स निकले हुए होंगे कि आप एक्सचेंज करा लीजिए, एक्सचेंज करा लीजिए। ठीक है जी, हमने जो लिखा है वो सारे इसके अंदर एनालिसिस में आ जाएंगे, तो इसको आप सिर्फ पढ़ना, बाकी इसके अंदर कंप्लीट हो चुका। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बेसिकली तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सेल का काम, सेल के अंदर गुड्स, मेन सब्जेक्ट मैटर तो वही होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं, मेन तो सब्जेक्ट मैटर गुड्स ही है। बाकी इन कंसीडरेशन तो सबको पता है, मनी ने चलना ही चलना है साथ। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सबसे पहले लिखो सेक्शन 6। अब छोटे छोटे सेक्शन के साथ इसको खत्म करता हुआ चलेगा ये। पढ़ो आप, हाँ, सेक्शन 6 देखना बेटे क्या कह रहा है सबके पास। अब जिसके पास बुक नहीं है जरा ध्यान दे लो यहाँ पर। सेक्शन 6, Existing or future goods. एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। The goods which forms the subject matter of a contract of sale may be either existing goods that are acquired, owned, possessed by the seller or future goods. एग्जिस्टिंग भी हो सकता है ये, फ्यूचर भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग मतलब अभी राइट नाउ आपके पास है, फ्यूचर मतलब अभी बनने गया हुआ है या किसी प्रोसेस में है, उसके बाद आपके पास आएगा। सेकंड, There may be a contract or the sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. कभी कभी वो कहता है कंटिजेंसी पर भी डिपेंड करता है, अगर ये होगा तो ये हो जाए, ये कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो वो कह रहा है कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन हमारे कंटिजेंसी पर डिपेंड होती हैं। आगे Contingency is not- अभी बता रहा हूँ, पढ़ लो एक बार, ये पूरा एक्सप्लेन लिखवाऊंगा पूरा बेटा। Explain. कंटिजेंसी का हमने आपको बताया तो था लास्ट क्लास में भी, कंटिजेंसी क्या होता है, कुछ घटना, कुछ ऐसा होना जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेंगे। याद करो, कंटिजेंट लायबिलिटी पूछा था मैंने लास्ट क्लास में आपसे, क्या था वो, केस हार गए तो पैसे देने पड़ेंगे। वो भी सकता है। अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन देने कब पड़ेंगे, जब केस हारोगे। ये है कंटिजेंट, तो यानी कुछ घटेगा, जो मैं बता रहा हूं ये दिमाग में इसलिए पिक्चर बनवा रहा हूं कि याद रखो कि कुछ होगा, अगर होगा तो ही, नहीं होगा तो आगे Example, नहीं, अभी नहीं, एग्जाम्पल अभी नहीं। थर्ड पॉइंट, whereby a contract of sale, the seller purports to effect a present sale of future goods. The contract operates an agreement to sell the goods. बेटे नॉइस हुई काफी सारी, बात नहीं करना प्लीज। लक्ष्मण, अबे वही फिर आपस में कर रहे हो, अभी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि तुम लोग आपस में कम्युनिकेट मत करो, आपस में कम्युनिकेट मत करो। आप पढ़िए, थर्ड पॉइंट नहीं है। देखो सुबह सुबह यार क्लास का टेम्पो खराब मत करो भाई। फिर से पढ़ एकदम। क्यों हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है यार? मैं कह रहा हूँ सुबह सुबह टेम्पो खराब मत करो, जरा पढ़ लो, अभी अगला चैप्टर खत्म करना है मुझे आपके साथ। अगर आपको बुलाया तो आप अपना टाइम यूज करो यार। Whereby a contract of sale the seller purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell. नहीं समझ आ पाया यार। देखो बेटे, मैं आपसे जो पढ़वा रहा हूँ मुझे कोई वो नहीं है शौक, मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ानी शुरू की जब 17 साल का था, आप ही की तरह पढ़ता था। जब तक आप पढ़ने से अपना मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कोर्स पढ़ रहे हो, प्रेस्टिजियस कोर्स को कर रहे हो, समझ लो ये क्वालिटीज़ हैं ये जो पढ़वा रहा हूँ ना मैं, क्योंकि और किसी जगह ऑप्शन मिले
अब पता नहीं बाकी टीचर्स का मेरे को, लेकिन मैं जानबूझकर पढ़वाता हूँ क्योंकि लॉ है ये, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहाँ आपको अपने आप को एक हल्का सा पॉज देना है, वो पॉज कितना बड़ा कितना छोटा ये मैटर करता है बेटा। वी आर ऑल मोस्ट ऑफ देम लोग सरकारी स्कूल से पढ़कर आते हैं, टीचर ध्यान नहीं देते, है ना। पब्लिक स्कूल में तो शुरू से ही टीचर्स का कंसंट्रेशन इन्हीं सब चीज़ों पर होती है। ग्रामर, अभी आपका अगला पार्ट भी शुरू होना है, जब बीसीआर होगा तो उसके अंदर तो यही सब चीज़ें हैं, मैं उसी की तैयारी करा रहा हूँ। ये इनडायरेक्टली उसी की तैयारी हो रही है, मुझे कोई शौक नहीं है आप मत पढ़ो, मैं पढ़ दूंगा, बट आई हैव डन ऑन माई पार्ट। मैं सब सीख चुका हूँ जो करना है, अब इससे ज़्यादा सीखने का मुझे कोई फायदा भी नहीं मिलना, आप ही को मिलना है। समझ रहे हो, ये चीज़ों को सीखो, आप अपनी कमियों को पहचानो। सुनो, आप समझो, आप भी, मैं किसी को पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, और पर्सनल पे होने पे बुरा मानो तो मान लो, क्योंकि तभी ठीक करोगे अपने आप को। ठीक करो अपने आप को, घर जाके न्यूज़ सुना करो इंग्लिश की, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इंग्लिश मूवीज देखा करो। एक तो बचपन से हमारे ऐसे फैमिलीज के अंदर क्या पंगा है कि इंग्लिश मूवी का नाम सुनो तो पेरेंट्स को आग लग जाती है। इंग्लिश मूवी, मतलब एक दिमाग में आता है कि नहीं ये अच्छी नहीं होगी। अरे बहुत जरूरी है भाई इंग्लिश मूवी, एक्सेंट सीखोगे आप। हिंदी सब कुछ आ रहा है, हिंदी कोर्स इंस्टीट्यूट ने ला दिया। जब हम सारे हिंदी मीडियम के हुआ करते थे तो इंग्लिश मीडियम था इंस्टीट्यूट का, नहीं इंग्लिश में करो। अब जब पब्लिक स्कूल इतने ज्यादा एम्फेसाइज्ड हो गए हैं तो इंस्टीट्यूट हिंदी में ला रहा है। मैं तो इस थ्योरी को समझ ही नहीं पाया कि वाई यू डूइंग दिस थिंग। हमारे पास हिंदी में बुक नहीं होती थी, एक भी बुक नहीं होती थी हिंदी में, खुद ही बैठ के डिक्शनरी खोल खोल के बना बना कर करते थे हम लोग, समझाने वाला नहीं था कोई। आप तो समझा रहे हो आपके पेरेंट्स, बहुत अच्छी बात है कि आपको कितना पैम्पर कर रहे हैं कि पढ़ो, ट्यूशन लगा रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं आपके ऊपर, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे टाइम पर तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हम तो पेरेंट्स से कभी कह ही नहीं पाए कि ट्यूशन लगानी। जो आपके साथ में इतना अटैच होकर पढ़ाता हूँ उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है, बस वो इमोशंस है, क्योंकि मैं आप ही की जैसी फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं। हमें पता है कि हमारे ऊपर पूरी फैमिली की ना आंखें टिकी हुई होती हैं। और मैं वही कहता हूँ कि एक बच्चा बन जाएगा ना, 3 पुश्तें सुधर जाती हैं, ये ध्यान रखना। ये इतना प्रेस्टिजियस कोर्स है, 3 पुश्तें कैसे, आपके फादर वैसे ही बन जाएंगे, आपके पेरेंट्स कॉन्फिडेंस में, उनका सीना देखना कितना बड़ा हो जाएगा उस वक्त जिस दिन सीए की डिग्री हाथ में लेकर जाओगे उनके पास। साथ में अपना बनाओगे ही बनाओगे, सेकंड थर्ड अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी करोगे। और लड़की तो 2 परिवारों का करियर बना देती है, तो उसके सामने तो 3 पुश्ते नहीं 6 पुश्ते हो जाती हैं, क्योंकि जब वो दूसरे घर जाती है ना तो वो भी सास ससुर चौड़े हो रहे होते हैं, बहू आई है भाई साहब सीए, है ना। बहुत जरूरी है बेटा, आप बहुत लाइटली ले रहे हो, मुझे कई बार ऐसा फील होता है, सच्ची बताऊं, माइंड मत करना मैं हर्ट हो जाता हूँ जब तुम लोग इस तरह से करते हो ना। मैंने भी सब किया होगा शायद, मैं नहीं कह रहा कि मैंने नहीं किया होगा, लेकिन शायद कम किया। फिर मैं समझ गया कि नहीं भाई बहुत प्रेशर है फैमिली का, अपने घर का भाई भी बड़ा बेटा रहा हूँ, तो बड़े बेटे नहीं, बड़ा और छोटे का चक्कर नहीं है, लेकिन बड़े के ऊपर ज्यादा लाइबिलिटीज आ जाती हैं एकदम से, उसको तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मुझे खाने का टेस्ट नहीं पता है, आपको बताऊं, आई डोंट नो द टेस्ट। मुझे ये नहीं पता कि नमक ज्यादा है या कम है, बहुत ज्यादा होगा तो पता चल जाता होगा। मेरे कुक ने मुझे पुलाव बना कर दिए और मैं खा गया, मुझे सिर्फ क्या चाहिए होता था, देसी घी, पुलाव बनाओ खा लो, बहुत टेस्टी लगते मुझे। अगले दिन सुबह आके कह रहा सर वो सॉरी मैं ना नमक डालना भूल गया था। अच्छा उनका कुछ लग तो रहा था मुझे उनका, लेकिन मुझे एहसास हुआ ही नहीं उनका, तो खा गया। और मतलब जितनी क्वांटिटी मुझे बनाकर देकर गया था, जो मेरी होती थी वो क्वांटिटी पूरी खाई, और विद इंटरेस्ट खाई, विद फुल ऑफ इंटरेस्ट। इतनी स्ट्रगल की है लाइफ में बेटा, टेस्ट वेस्ट कोई मतलब ही नहीं। आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पेरेंट्स आपके साथ कितना हेल्प कर रहे हैं, इस दर्द को समझो।
तो इंग्लिश के ऊपर फोकस करो बेटा बहुत ज्यादा, नहीं तो फिर पता क्या होगा, वही वो रेशो बन जाएगी। फिर आप कहोगे कि उसको ज्यादा इतनी पैकेज क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। सीए की डिग्री होने के बाद भी हाथ में। ये टाइम है डेवलपमेंट का आपका, अगर आपके पास टाइम है तो यूज इट। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम परफेक्ट, लेकिन जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे को फोकस कर लो थोड़ा सा कि क्या पढ़ रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। रेशो अभी भी आपकी 60-40 की है। 40% लोग अच्छा पढ़ते होंगे, मैं कह रहा हूँ 60% लोग नहीं पढ़ते अच्छा, माइंड मत करना, लेकिन है। इंडिविजुअली मैं सबसे इसलिए पढ़वा लेता हूँ। और पढ़ो और कोशिश करो। हाँ, थर्ड पॉइंट देखो फिर से, मैं जो बोल रहा हूँ ना, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के मतलब ये तो एक पढ़ जाओ, राम ने कहा शाम से, नहीं। अब पढ़ ध्यान से, मुझे मीनिंग समझाना है तुम्हें। Whereby a content of creating a seller purpose to effect a present sale or future goods. The content operates as an agreement to sell the goods. क्या है जो हम पढ़ चुके हैं वही है, उसने नया कुछ भी नहीं किया था, कहा था, लेकिन तुमने इसको एकदम नया बना दिया। उसने कहा है कि जो फ्यूचर में होगा एग्जीक्यूट, वो उसे क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, यही तो कह रहा है। लेकिन हम उसी पुरानी चीज को इस तरह से पढ़ देंगे कि उसको नया बना दिया हमने। मैं इसलिए कह रहा था, वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये तो सिंपल हो गया। द सेलर परपोर्ट्स टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल, जो भी प्रेजेंट सेल हमारी चल रही है उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। वो जो सेल है उसमें फ्यूचर गुड्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो जब सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स आ गया वो तो हो ही जाएगा हमारा एग्रीमेंट टू सेल। अब हिंदी का एग्जैक्टली तो डिक्शनरी से फॉलो करो कि क्या कहता है, लेकिन इसमें कहने का मतलब है कि सेलर ऐसा सोच के चल रहा है, प्रपोज्ड, परपोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, सेक्शन 6 क्या कह रहा है। वो आपको ये बताना चाह रहा था कि सेक्शन 6 ने सिर्फ इतना सा बोल दिया है कि ये किससे रिलेटेड है, एग्जिस्टिंग से या फ्यूचर से, इतनी सी बात है बस। तो लिख लीजिए, दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स goods as the subject matter of a contract of sale this section describe goods as a subject matter of a contract of sale यही लिखा है। विच मे बी एग्जिस्टिंग, हम गुड्स की बात कर रहे हैं ना, अब वो गुड्स क्या हो सकते हैं, विच मे बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, विच मे बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, क्यों नहीं लिख रहे हो। विच मे बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, या तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं या वो फ्यूचर गुड्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, sometimes, second point, sometimes acquisition, sometimes acquisition of goods, sometimes acquisition of goods may depends on contingency, sometimes acquisition of goods may depend on contingency। अब पढ़ लो वो एग्जाम्पल जो कंटिजेंसी वाला एग्जाम्पल था, फिर थर्ड पॉइंट लिखा था, पढ़ो अब। पढ़ो अब पढ़ो। A contract for sale of sateen cloth to be manufactured by a sateen mill is a valid contract. Such contents are called contingent contracts.
मतलब क्या हुआ, कंटीजेंट क्यों है बताइए? जब तक मिल में मैन्युफैक्चर नहीं होगा तब तक तो मिलेगा ही नहीं। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू द बॉन्साई ऑफ पीपल ट्री। मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, मैं बॉन्साई बनाने में एक्सपर्ट हूं, मुझे आता है और बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आपके साथ, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने कहा सर वी नीड वन। मेरे को 10 लोगों के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मैंने कहा कि पर 100 रुपया लूंगा पर पीस। 10 लोगों ने हाथ खड़े करके कह दिया, तो मैंने कहा ठीक है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि बॉन्साई को बनने में करीबन 6 से 8 महीने लगेंगे। हाँ, 6 से 8 महीना लगता है। 6 से 8 महीने में तो ये हल्की सी शेप आएगी। एक्चुअल बॉन्साई बनने में 3 साल लगते हैं। एक्चुअल बॉन्साई बनने में 3 साल लगते हैं। 6 से 8 महीने में मैं आपको धोखा दे सकता हूँ बन के। तो फिलहाल, तो जो मैं आपको 6 से 8 महीने में फ्यूचर में प्रोवाइड करूंगा वो बॉन्साई, क्या वो अभी है मेरे पास? तो वो जो एग्रीमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो किस पर डिपेंड करता है कि जब तक बनेगा नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, और बाई चांस नहीं बना, खत्म, वॉइड हो गया। इम्पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो नहीं बना तो फिर तो वही बात वहां पर कह रहा है कि मिल में जब तक प्रोडक्शन होगा नहीं तब तक मैं आपको वो कैसे एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। एक थर्ड पॉइंट भी लिख लीजिए इसका, it may be agreement to sell also, it may be agreement to sell also। ठीक है ना, सिंपल है। ये हमारा क्या डिफाइन कर रहा था हमें, सेक्शन 6। ठीक है जी, आ जाओ जी सेक्शन 7। तो सेक्शन 6 ने सिर्फ गुड्स पर फोकस किया और कुछ नहीं। और गुड्स आपके पास पता ही है दो तरह के होते हैं, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर। एग्जिस्टिंग का तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, फ्यूचर है तो एग्रीमेंट टू सेल में चला गया, और कंटीजेंसी वाला एक पॉइंट। एग्जाम्पल, सॉरी सेक्शन 7 देखो पहले, ये भी आप पढ़ चुके हैं कंसाइनमेंट, अब तो आ गया होगा कंसाइनमेंट के अंदर वो पार्ट पर, आप पेरिशेबल खत्म पर तो पढ़ चुके हैं, इसका मतलब पढ़ो, आप ही पढ़ो बेटा। Goods perishing before making of contract section 7. सेक्शन 7 हम पढ़ रहे हैं, किस कौन से गुड्स हैं ये, पेरिशिंग इन नेचर। क्या होते हैं पेरिशिंग? अपनी क्वालिटी इनके अंदर ऐसी होती है कि उसके बाद आप वेट नहीं कर सकते, वो अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगी क्वालिटी, और क्वालिटी डाइल्यूट होते ही यूजलेस, क्वालिटी डाइल्यूट होते ही यूजलेस। हाँ जी, Where there is a contract for the sale of specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description contract. वो कह रहा है आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गुड्स पेरिश नेचर का था और वो पेरिश हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। बस इतनी सी बात बता रहा है, इतना घुमा फिरा कर बताते हैं, एक्चुअली लॉ है ही ऐसा, है ना। कॉमास बहुत यूज होते हैं, आप पढ़ोगे ध्यान से तो कॉमास बहुत यूज होते हैं, पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो फिलहाल यहां पर वो क्या कह रहा है, सेक्शन 7 लिखो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक गुड्स। बता रहा हूं, तो लिखिए इसके आगे, when there is a contract for a goods, when there is a contract for goods perishable in nature, goods perishable in nature, कॉमा डालकर लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट will be treated as void
when goods are perished without the knowledge of the seller. ये ध्यान रखना है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर. सेलर को पता नहीं है कि गुड्स पेरिश हो गए. जरा एग्जाम्पल 20 पढ़ लो एक बार, आप ही पढ़ो. A agrees to sell me 50 bags of wheat stored in the A's godown. अब ध्यान से देखना, कहां पर स्टोर्ड है? ए के गोडाउन में. नहीं, देखो नाम जहां आ रहे हैं ध्यान रखो. ए के गोडाउन में और बी एग्री कर रहा है टू सेल. अभी गुड्स कहां पर हैं? ए के गोडाउन में, और बी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है. हाँ जी, आगे. Due to waterlogging, all the goods stored in the godown were अब destroyed. बारिश हो गई या कुछ भी हुआ, गोडाउन में पानी भर गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए. At the time of agreement, neither parties were aware of the fact. The agreement is void. एग्रीमेंट आगे ना, सेलर की नॉलेज में नहीं था कि गुड्स पेरिश हो गए हैं. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया. आ जाओ जी, सेक्शन 8. ये क्लियर सबको? सेक्शन 7 छोटा सा. आप पढ़ो. Goods perishing before sale but after agreement to sell. Section 8. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा है. ऊपर वाले में और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पर एग्रीमेंट बन चुका है, ठीक है ना. वो कह रहा है बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल. वहां पर क्या था? बिफोर. हाँ जी, आ जाओ, पढ़ो बेटा ध्यान से. यही चीजें समझ में आनी चाहिए आपको. Where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer. The agreement is thereby avoided or becomes void. क्या हुआ? क्या मीनिंग का आया यहाँ पर बेटा? एग्रीमेंट टू सेल बन चुका था. अब एग्रीमेंट टू सेल तो था कि भाई फ्यूचर में मिलने हैं गुड्स, और वो पता चला जब सेल की बारी आई, जब तक वो एग्जीक्यूट करना था उस दौरान वो पैरिश हो गए, तो भी पॉइंट है. ठीक है, तो लिख लीजिए, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल. बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 8. तो इसमें भी सिंपल नटशेल में लिख दीजिए, बाकी सबको सेम है. आपने क्या लिखना है? सिंपल, एग्रीमेंट विल बी अवॉइडेड एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. एक हमने पीछे पढ़ा था सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. क्या था वो? कॉन्ट्रैक्ट पहले बनने के बाद कर सकते हैं और बाद में इम्पॉसिबिलिटी. मतलब वही, यही तो हो गया एक तरीके से कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था और वो परफॉर्मेंस करने के वक्त पता चला कि वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई. ठीक है जी, ये थे हमारा 6, 7, 8 यहाँ पर छोटे छोटे से सेक्शंस. आ जाओ जी जल्दी से, नेक्स्ट हेडिंग डालिए. सेक्शन 9 और 10 आ रहा है. क्या बता रहा है इसके अंदर? ये एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस. बहुत छोटी छोटी चीजें जल्दी से खत्म होनी. एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 9 एंड 10. एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस. पढ़ो आप.
The price in a contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the courts of dealing between the parties. अभी तक प्राइस तय नहीं हुआ है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस कब तय होगा, कब तय होगा। तो वो कह रहा है फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय एग्रीड, कि एक मैनर फिक्स कर लिया गया है, उस मैनर के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस फिक्स कर लेंगे। या फिर मे बी डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। मैंने कहा कि भाई मेरे को अपनी कार बेचनी है, आपने कहा हाँ जी मुझे कार खरीदनी है, सर आप बताइए प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। मैंने कहा बेटा बैठ जाएंगे, बैठ के बात करते हैं, बैठ जाएंगे, बैठकर बात कर लेंगे, अभी प्राइस फिक्स नहीं हो। नॉर्मली ऐसे ही डिसाइड होता है। एक तो आप शॉप पर जाते हैं, वहां पर तो प्राइस फिक्स है, वहां तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जहां पर बैठकर बात करने की सिचुएशन बन सकती है ना। अब मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में हैं, अब मैं आपके पास आया, अभी पीछे हमने सोचा था कि पेपर बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा जी पेपर बिजनेस का बड़ा अच्छा स्कोप आ रहा है, क्योंकि पॉलीथिन बैन हो गया, पॉलीथिन बैन हो गया तो पेपर एनवलप ही चलेंगे अब तो उसके पास बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत जान पहचान थी। तो हमने कहा कि चलो ये भी बात करते हैं। अब बात करने के लिए वो मुझे ले गया किसी एक पार्टी के पास जो पेपर में डीलिंग करता है। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में पता चला कि भैया हजारों तरह का पेपर होता है। तो मतलब अब सोचो सीरियसली, वो कह रहा जी कौन सा पेपर, ये पेपर, फलाना पेपर, इतने सारी उसने बोल दिया। मतलब मेरे तो खिचड़ी सब पक गई। मैंने मुझे तो एक भी नाम याद नहीं रहा आपने जो बोला, इतनी तरह की वेराइटीज होती। फिर हमने नटशेल करके आपस में डिस्कशन करके मेरे दोस्त ने और मैंने कि चल यार एक पर्टिकुलर पेपर पकड़ते हैं, पहले एंट्री मारते हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। कितना इन्वेस्ट करेंगे। अब जब हम बिजनेसमैन के पास बैठे, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए। मैंने कहा जी ये वाला पेपर चाहिए। अब वो कहता है कितना चाहिए, वो कहा ये भी लॉजिक है। कह रहा हाँ जी, कम क्वांटिटी लोगे प्राइस ज्यादा, ज्यादा प्राइस लोगे क्वांटिटी कम। हाँ ज्यादा क्वांटिटी लोगे प्राइस कम, उल्टा बोल गया। अच्छा यार। अब फिर मैंने कहा कि अगर हम तो ज्यादा क्वांटिटी ले सकते थे, उनका ज्यादा क्वांटिटी क्या है पॉकेट। लेकिन उसने कहा पेपर रखोगे कहाँ, पेपर रखोगे कहाँ, पेपर को प्रिजर्व करना पड़ता है, नहीं तो उसका कलर फेड हो जाता है। अगर पेपर का कलर फेड हो गया तो क्वालिटी खत्म मानी जाती है। अरे बाप रे, मैंने कहा अब इसका मतलब हमें गोडाउन पर सर्च करना पड़ेगा। तो मैं जो बता रहा हूँ बातें कि उससे क्या है कि उसने कहा कि ऐसा करो पहले आप अपना बाकी सारा डिसाइड कर लो, विल डिसाइड द प्राइस दैट। उसने मुझे कुछ भी प्राइस कोट नहीं किया, कह रहा पहले आप दिमाग में फिक्स करो कितना क्वांटिटी लेना, उसके हिसाब से मैं आपको प्राइस बता दूँ। तो ये क्या सिचुएशन हुई, यही सेम सिचुएशन हो गई ना, कि अभी प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, आप बैठो, बैठकर बात कर लेंगे, उसी वक्त डिसाइड हो जाएगा। हम मूवेबल गुड्स की बात कर रहे हैं इसलिए मूवेबल गुड्स की, नहीं तो प्रॉपर्टी में जाओ तो यही होता है। आप कुछ खरीदने जाओ तो एक्स बोलता है, आपके तो एक्स माइनस इतना, वो कहता नहीं एक्स प्लस इतना, वो चलता रहता है ना, वो अमाउंट निगोशिएट होती रहती है। खैर सेकंड पढ़ लो फिर लिखते हैं इसके बारे में। सेकंड पढ़ो बेटा। Where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price. What is a reasonable price? अब ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब वो कहीं बाई चांस मेरे इन्फ्लुएंस में आ गया, मान लो वो मेरा स्टूडेंट निकल आया। अब मेरा स्टूडेंट है, सर कह रहा है सर आप काम शुरू करो, मैं खड़ा हूँ पीछे आपकी चिंता में। अच्छा ठीक है, मैंने भी जोश जोश में फोन करके हाँ जी इतना क्वांटिटी भेज दी। प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, आ रही है वही स्टोरी, प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, उसने मेरे को सारा स्टॉक भेज दिया। अब जब प्राइस डिसाइड नहीं हुआ तो वो मुझसे क्या चार्ज करेगा, रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस कहीं डिफाइंड नहीं है, रीजनेबल प्राइस कहीं डिफाइंड नहीं है। आगे पढ़ जाओ, इसको एनालाइज करो तभी जरा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो पढ़ो। Price means the monetary consideration of sale of goods. Section 2. 210 में हमने प्राइस को पढ़ा हुआ है।
By virtue of section 9, the price in the contract of sale may be fixed by the contract or agreed प्राइस या तो फिक्स हो सकता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट जब साइन करने जा रहे हैं उसी वक्त प्राइस फिक्स हो जाए. सेकंड, agreed to be fixed in a manner provided by the contract. उन्होंने Example, कर दिया कि भाई ठीक है, एग्री कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, by a valuer or determined by the course of dealing between the parties. बिटवीन द पार्टी. ठीक है जी. जहां रीजनेबल आ जाएगा, रीजनेबल कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया जा सकता है कि भाई हम एक वैल्यू रख लेंगे या कुछ भी हो सकता है. कई बार होता नहीं है कि हम दो लोग जाते हैं और अब कहता है अच्छा ये जो बोल देंगे वो प्राइस दे दूंगा, और सेलर भी कह रहा है ठीक है जो ये प्राइस बोल देंगे मैं वो एक्सेप्ट कर दूंगा. तो उस पर्सन को माना जाता है कि जो न्यूट्रल है, जो ना मेरा नुकसान होने देगा ना सेलर का नुकसान होने देगा. और ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज बनती है. मैं जिसके साथ गया था, मैं जिसकी बात बता रहा हूँ, सामने वाले बंदे ने मुझे ऑप्शन दे दिया था कि आप निश्चिंत रहो, भरत जी साथ हैं, कोई टेंशन नहीं, जितना सामान उठाना है उठा लो, भरत जी जो डिसाइड करेंगे कर लेंगे. यही सीरियसली ऐसा ही है. तो ऐसा होता है बिजनेस के अंदर. क्या पूछ रहा है मुझे? मेरा कौन भरत जी? जिनके साथ में गया था. अभी एक पिक्चर बना रहा हूँ, तुझे पिक्चर की भूमिका सुना रहा हूँ. भरत जी ही वॉज माई फ्रेंड, तो वो उस बिजनेस में ऑलरेडी था. मैंने कहा ना जो ऑलरेडी बिजनेस में था. ऐसा होता है जब आप अपने अगर उसमें देखेंगे तो आप अगर किसी के साथ गए हैं तो अपने आप आपको रिस्पॉन्स देगा सामने वाला पार्टी. आपके साथ कौन गया दैट इज सेकेंडरी. आप गए हो, आपकी इंपॉर्टेंस है, आपकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से बिजनेस चलेगा. तो जरा लिख लें फटाफट इसके बारे में. एसेटलमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 9. प्राइस में भी, इसका भी 3 पार्ट है, 3 पार्ट में लिख लीजिए. फर्स्ट पार्ट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट पार्ट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड, in according to the manner defined in contract, according to the manner defined in contract. Third part, determined as per normal course of dealings, determined as per normal course of dealings, normal course of dealing. हमारे घरों में भी होता है, किसी की मौसी, किसी के चाचा, किसी का कोई कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं, है ना, और आपको कुछ उनमें से सामान चाहिए. अब मौसी से आपने सामान मांगना है तो मौसी तो क्या करती है, आपने मांगे मान लीजिए 2 आइटम तो वो 4 लेकर आती है ना. एक मेरी तरफ से गिफ्ट है और ये पकड़ो तो. तो एक गिफ्ट है तो अलग हो गया, उसके बाद वो प्राइस डिसाइड हो जाएगा. आपने कुछ नहीं पूछा, वो उसी वक्त डिसाइड हो जाएगा. ठीक है, जैसे वो कह रही है कि वो चारों के लेकर जाती है, दैट इज अ डिफरेंट इशू. तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर कर वो बिजनेस ही रहे हैं. अब क्योंकि बिजनेस घर के अंदर ही हो रहा है, एक रिलेटिव्स में हो रहा है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते. लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा इनलार्ज कर दो आप. अब आपकी मौसी वो सामान लेकर आई है, लेकिन अब आप उनको लेकर चले गए अपने नेबर के यहाँ कि कर लो जी आपस में बात, तो वो क्या बन गया, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट. बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने घर के अंदर मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल घर के अंदर, कॉलोनी के अंदर, आपस में रिश्तेदारी में दिख जाएंगे कि ये तो बिल्कुल सही बात हो रही है कि ऐसे ही होता है. और मौसी से बोलो कि कितने पैसे, तो मौसी क्या कहती है, अरे कहीं भागे जा रहे हैं, अगली बार ले लेंगे, ऐसी कहती है ना. वो मौसी के नेचर पे डिपेंड करता है. लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात है तो फिर वो क्या कहेंगी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कि भाई देखो हम बाकियों से इतने का लेते हैं, आप थोड़ा सा उसमें 1-8 रुपया और कम करके वो आपसे कर लेते हैं. और आप भी कभी इस तरीके की वो नहीं करेंगे कि हाँ भाई ठीक है कर लेते. तो ये एक सिंपल सा वो है. आ जाओ जी जरा सेक्शन 10.
अब एग्रीमेंट टू सेल की बात आ रही है, ऊपर तो था सीधा सेल में, अब यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल की बात आ रही है। आप पढ़ो बेटा, मास्क हटा लेना जब। Agreement to sell at values, section 10, where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party, and such third party cannot or does not make such valuation. The agreement is thereby avoided. अब आपने डाला जिस भी पार्टी के ऊपर कि भाई ये जो प्राइस डिसाइड करेंगे वो बात कर लेंगे, अब वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। आपने जिसके ऊपर डाला कि भाई प्राइस ये डिसाइड करेंगे, देखो साफ कह रहा है कि आपने वहां पर वैल्यू पर या किसी थर्ड पार्टी के ऊपर रख दिया है जिम्मेदारी कि प्राइस ये डिसाइड करेंगे। अब अगर वो थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही तो क्या करेंगे हम, साफ लिखा है एग्रीमेंट विल बी अवॉइडेड। आगे प्रोवाइडेड दैट Provided that if the goods or any part thereof have been delivered. अब यहां पर कह रहा है कंडीशन वहां फंस गई कि कुछ पार्ट डिलीवर्ड हो चुका है, कुछ पार्ट डिलीवर्ड हो चुका है। And appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefor. अब वहां पर बात रीजनेबल की आ गई बेटा, और लेकिन रीजनेबल कहीं पर भी डिफाइंड नहीं, ये भी एक बड़ा सा मैटर है। रीजनेबल भी तो एज पर सैलरी होता है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट पर आ जाता है ना। एज पर सेलर तो फिर वो एक डिक्टेटरशिप हो गई। रीजनेबल, रीजनेबल के कई ऑप्शन है। उस वक्त मार्केट के आसपास आप सर्वे कर सकते हैं कि कितने का चल रहा है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, तुरंत देखते हैं कि अमेजोन पर प्राइस देख लो खोलकर कि अमेजोन इतने डिस्काउंट पर दे रहा है जी, आप कहते हो जी, अब वो बोलेगा जी अमेजोन उसकी क्वालिटी का ऊपर ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो सब डिपेंड करता है। लेकिन वो रीजनेबिलिटी आप लोग आपस में बैठकर डिसाइड कर लेंगे। मैटर डिस्प्यूटेड बनेगा तो कोर्ट ही जाएगा, तो फिर कोर्ट भी उसी हिसाब से डिसाइड करेगा। ये बात हो रही है। नेक्स्ट पार्ट, Where such third party is prevented from making the valuation, प्रिवेंटेड, अब यहां पर उसको रोका जा रहा है। making the valuation by the fault of the seller or buyer. The party not in fault may maintain a suit for damages against the party in fault. तो लिख लीजिए जरा, वैल्यूएशन ऑफ प्राइस अंडर एग्रीमेंट टू सेल, वैल्यूएशन ऑफ प्राइस अंडर एग्रीमेंट टू सेल। ए पार्ट, ए पार्ट में लिखें वेयर एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी ऑब्लिक वैल्यूअर, थर्ड पार्टी ऑब्लिक वैल्यूअर VALUER वैल्यूअर जो वैल्यूएशन करता है, थर्ड पार्टी ऑब्लिक वैल्यूअर has to decide the price, has to decide the price, but he is not able to valuation, he is not able to valuation, he is not able to valuation। अब वो वैल्यूएशन केबल नहीं है तो डॉट डॉट डालकर लिखो एग्रीमेंट विल बी अवॉइडेड, एग्रीमेंट विल बी अवॉइडेड। अब एग्रीमेंट तो अवॉइड हो गया, अब नीचे फिर लिखो एक नोट, छोटा सा नोट इसी में लिखना है। इफ पार्ट ऑफ द गुड्स बीइंग डिलीवर्ड, इफ पार्ट ऑफ द गुड्स बीइंग डिलीवर्ड without ascertainment of price, without ascertainment of price, without ascertainment of price,
डॉट डॉट डालकर आगे लिख लो रीजनेबल प्राइस विल बी पेड। रीजनेबल प्राइस विल बी पेड। अब लिखो बी पार्ट। इफ third party being prevented to ascertain the price, third party being prevented to ascertain the price, डॉट डॉट डालकर लिखो the party who found to be in default, the party who found to be in default other party will make claim for damages against him, other party will make claim for damages against him। ठीक है जी, other party will make claim for damages against him। ये था हमारा सेक्शन 10। एक जरा एग्जाम्पल 21 पढ़कर खत्म करते हैं, ब्रेक दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ जी, एग्जाम्पल 21 पढ़ो। B is having 2 bikes. He agreed to sell both of the bikes to S at a price to be fixed by the Q. अब Q थर्ड पार्टी आ गई, Q वैल्यूअर हो गया। He gives delivery of one bike immediately. Q refuses to fix the price. अब एक बाइक की डिलीवरी हो चुकी है और प्राइस फिक्स होने से मना हो गया। As such, P asks S to return the bike already delivered while S claim for the delivery of the second bike too. अब देखो, वो एक बाइक दे चुका है, वो कह रहा है मेरी बाइक वापस करो, क्योंकि प्राइस तो फिक्स हुआ नहीं, प्राइस फिक्स हुआ नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं, मुझे नहीं पता। जबकि वो क्या कह रहा है, मुझे तो दूसरी बाइक भी दो। आगे In the given instance, buyer S shall pay reasonable price to P for the bike already taken. As regards the second bike, the contract can be avoided. यही हुआ था ना, अगर पार्ट डिलीवर्ड हो चुका है तो उसके लिए रीजनेबल प्राइस मांग लिया जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो तो अवॉइड हो ही गया। मना कर सकता हूँ क्योंकि जब प्राइस फिक्स नहीं हुआ तो हम नहीं थे। ये सिंपल सी बात, ठीक है जी। अभी ले लो आप, कितना टाइम हो रहा है? 10:04। मैं 10:15 पे शुरू कर दूंगा, और जो है आज उसे खत्म करना है। 10:15 में शार्प एकदम स्टार्ट कर दूंगा बेटा, ठीक है।